तो भाई देखो, पिछली वीडियो में हमने देखा था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे 3.3 का सॉल्यूशन, ठीक है। और इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें इस चैप्टर का बेसिक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अपने जो भी डाउट हैं आप कमेंट में बताओ, ठीक है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज की, लेकिन उससे पहले, ठीक है, एक ज़रूरी सूचना कि अगर आपको साइंस में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, क्लास 7 के साइंस में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप ये मास्टर कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स आपको मिलेगा एक स्टडी ऐप पे, यानी कि आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इस ऐप पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी, ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। मतलब एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। इस कोर्स को देखने के बाद आपको, ठीक है, साइंस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और प्राइस भी बहुत कम, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला गया है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो बार ग्राफ दिया गया है फिगर में, इसका यूज करते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पार्ट ए में पूछा गया विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। पार्ट बी में पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, ठीक है। तो देखो, पहले जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है ना, जिसमें कोई ग्राफ आ रहा हो, तो सबसे पहले आप ये दिखा करो कि उसमें शो क्या किया गया है, रिप्रेजेंट क्या किया गया है। शुरुआत आप करोगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या दर्शाया गया है, हमेशा ऐसे ही करना होता है। तो यहाँ पर देखो, ये है एक्स एक्सिस जिस पर दर्शाए गए हैं पेट एनिमल्स, ठीक है ना, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, इस तरह से। और ये है वाई एक्सिस जिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि डॉग्स की, तो देखो यहाँ से ये ग्राफ उतने बढ़िया से नज़र नहीं आ रहा, तो एक बार मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ठीक है। जो इसके बार्स बने हुए हैं ना, वो मैं हाईलाइट कर दूं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बार मैंने ना जल्दी जल्दी रफली, ठीक है ना, हाईलाइट कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पर जो डेटा दिया गया वो किस तरह का है कि भाई जो डॉग्स हैं, ठीक है ना, इसकी हाइट देखो, इसके आगे जो बार बना है इसकी हाइट कहाँ तक जा रही है, 8 तक, यानी कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डॉग्स, ठीक है ना, पालते हैं, ठीक है। इसी तरह से कैट्स की बात करें तो इसकी हाइट यहाँ तक जा रही है, इस पर परपेंडिकुलर डालोगे 10 पे आएगा, यानी कि 10 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने बिल्लियाँ पाली हुई हैं, ठीक है। खरगोश यानी रैबिट्स कितने लोगों ने पाले हुए हैं, 2 लोगों ने। तो इस तरह से हमें ये डेटा, ठीक है ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि हमें, ठीक है ना, क्या क्या हमसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, नीचे पहले पार्ट में क्या पूछा गया था, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है ना, सॉल्यूशन 1 का ए, तो भाई सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, मतलब जिसका बार सबसे ऊपर तक जा रहा है, जिसको सबसे ज्यादा बच्चों ने पाल रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कैट्स का बार सबसे ऊपर गया है, कितना, 10 पे। तो हम बोल सकते हैं कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, ठीक है। तो पार्ट ए का आंसर हो गया कैट। बी की अगर बात करूं तो बी में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, ठीक है। मतलब डॉग कितने लोगों ने पाला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉग्स का कितना है यहाँ पे, 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं 8 स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमें, इसको देख के, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला गया है रीड द बार ग्राफ इन द फिगर 3.4, जो कि ये वाली फिगर है, ठीक, विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जो ये ग्राफ है ये किसी बुक स्टोर के द्वारा, ठीक है, लगातार 5 सालों में 1900, ठीक है, 89 से लेके 1993, ठीक है, 1989 से लेके 1993 तक, इन 5 ईयर्स में कितनी कितनी बुक सोल्ड हुई ये बताता है। तो मैंने क्या बोला, पहले हमें देखना होता है एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, ईयर्स दिखाए गए हैं, ठीक। वाई एक्सिस पे फिर क्या दिखाया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बुक्स दिखाई गई हैं जो सोल्ड हुई हैं, ठीक। जैसे 1989 में, ठीक है ना, हाइट यहाँ तक आई। तो अगर कोई ये पूछे कि 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वैल्यू होगी उतनी बुक सोल्ड हुई हैं। तो इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
अब बात करते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो जिसका पहला हिस्सा है इसमें पूछा गया है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। ठीक है, इन 3 सालों में हमें बताना है कितनी कितनी बुक्स सोल्ड हुई। ठीक है, तो इसके अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ईयर, ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे इसको, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट हमें वो पूरा पता नहीं लग रहा। अभी क्यों नहीं लग रहा समझा देता हूँ। देखो हमें कब कब बताना है, 1989, 1990 एंड 1993। ठीक है, देखो पहले बात करूँ 1989 की, तो सर 1989 वाला देखो बार यहाँ पर है। अब कितनी बुक सोल्ड हुई इसको पता लगाने के लिए नंबर ऑफ बुक्स कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, यानी वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, यहाँ आके कहीं ना कहीं काटेगा। ठीक है, तो ये लगभग कितना होगा भाई, 100 यहाँ पे है, 200 यहाँ पे है, तो 200 के बहुत करीब है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता पाओगे, लेकिन अंदाजा लगा सकते हो कि यार देखो यहाँ पे 100 का स्केल लिया गया है, तो मतलब अगर मैं इसके 4 बराबर बराबर टुकड़े करूँ, ठीक है, पहला टुकड़ा देखो ये रहा, 25-25 का टुकड़ा हो जाएगा, 125, 150, 175, ये 200 है ना। ऐसे ही तो अंदाजा लगाओगे भाई, 125, 150, 175 और ये 200 है ना। चाहे आप यहाँ भी देख लो, 100 के टुकड़े करो, 25, 50, 75 फिर ये 100। ठीक है, तो इस तरह से छोटे टुकड़े करके आप बता सकते हो। तो ये जो टुकड़ा आ रहा है ना, देखो 125, 150, 175 के आसपास है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें लगभग, ठीक है ना, 175 किताबें बिकी हैं लगभग। अब हो सकता है ये 174 भी रहा हो या 176 भी रहा हो, उतने अच्छे से नहीं दिख रहा ना, लेकिन ये लगभग पूछा है। क्वेश्चन में बोला भी है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अबाउट, अबाउट हाउ मतलब लगभग कितनी है। तो 1989 में, ठीक है, लगभग 175 बुक सोल्ड हुई हैं। ठीक है, और 90 और 93 में और बताना है। ठीक है, तो अगर मैं 90 की बात करूं तो यहाँ पे आएगा फिर से वही 400। ठीक है, यहाँ पे बराबर टुकड़े कर दो, तो 425, 25 लिया, 425, 450, 475 और ये 500, यानी कि ये लगभग 475 के आसपास है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे 475 और किसमें पूछा गया था, 93 में। ठीक है, 93 में देखो कितना है, ठीक है, 1993 में, ठीक है, नहीं 1992 में पूछा ना, या 3 में पूछा है, 3 में। ठीक है, 1992 में पूछा है, सॉरी। ठीक है, यहाँ जो 3 लिख दिया है, ठीक है, याद रहे कि 1992 में पूछा है ना, 1992 में। ठीक है, तो 1992 में देखो लगभग लगभग कितना है। ठीक है, ज़्यादा ऊपर चला गया थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये कर लगभग लगभग 225 है ना, 225, 250, 275 है ना, तो इस हाइट पे आ रहा है लगभग। ठीक, तो ये 225, ऑलमोस्ट 225 बुक। ठीक, तो 175, 475 और 225। यानी कि 1989 में लगभग 175 बुक्स, ठीक है, अप्रोक्स। 1990 में 475, 1992 में 225। अब मान लो किसी ने इसको 175 को 170 लिख दिया, वो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट हमें नहीं पता लग रहा ना। ठीक है ना, तो बहुत जगह सॉल्यूशन देखोगे तो 175 की हो सकता है आपको 174 मिल जाए, 170 मिल जाए। ठीक है ना, वो चल जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो ये था इसका पहला हिस्सा ना, पहला हिस्सा समझ में आ गया। दूसरे हिस्से में क्या पूछ रहा है भाई, दूसरे हिस्से में पूछा है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। ये तो हमें यहीं से देख के पता लग रहा है, इसका आंसर तो पहले में ही छुपा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके दूसरे पार्ट की, तो कह रहा है किस साल 475 बुक बिकी, लगभग 475 किसमें बिकी 1990 में। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 475 बुक्स वर सोल्ड इन 1990 एंड यहाँ पे क्या है 225 बुक्स, 225 या उसको इधर लिख लेते हैं, पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी,
225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992। क्लियर हो गया पहले दोनों पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया है? तीसरे पार्ट में पूछा गया है इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, मतलब किस साल में 250 से कम किताबें बिकी। ग्राफ को देखते हैं जरा एक बार। 250 से कम बोल रहा है ना, तो 250 सोचो पहले आता कहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ से 100, 200, फिर 300, 300 और 200 यानी कि ये 200 और 300 के बिल्कुल बीच में आएगा 250, यानी कि 250। इससे कम कहाँ कहाँ बिकी है तो आप क्या करो, ठीक है, इससे कम कहाँ कहाँ बिकी है तो आप क्या करो, यहाँ से एक लाइन खींच दो ऐसे अपने दिमाग में। ठीक है, ऐसे खींच के नहीं दिखानी है। अब इसके जो नीचे रह गया बार ग्राफ जहाँ जहाँ पे वो इससे कम बिकी है, तो ये 1989 वाला इससे नीचे रह गया। देखो यहीं पे ये तो ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, ये वाला भी 1992 वाला भी इससे नीचे रह गया। तो यानी कि 1989 एंड 1992 ये 2 ईयर ऐसे जहाँ पे 250 से कम किताबें बिकी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 एंड 1992 थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो थर्ड पार्ट, ठीक है, इसको मिटा दूंगे, ये लिख लोगे आप। ठीक है, इसको मिटा दूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट लिख लेना यहाँ पे। तीसरा हिस्सा 1989 एंड 1992। ठीक है ना, इन दोनों ईयर्स में, ठीक है, एक 250 से कम किताबें बिकी हैं। चौथे में क्या बोल रहा है? चौथे में बोल रहा है कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। ठीक है, तो इसका आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आएंगे 1989, तो हम ये बोलेंगे कि 1989 का जो बार है इसकी हाइट से परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे जहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स थी, और इसने जहाँ पर इसको कट किया वो लगभग 175 के पास था, क्योंकि अगर हम इसके बराबर बराबर 4 टुकड़े कर लें तो पहला टुकड़ा 25 का होगा। भाई ये 100 का गैप है टोटल, 100 के 4 टुकड़े करोगे कितना आएगा, 25 ही तो आएगा ना। तो एक टुकड़ा 25 का, तो ये 25, ये 50, ये 75। ठीक है, तो ये हो गया 175। इस तरह से हमने एस्टिमेट किया इसको। इसको लिखना कैसे है वो आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, क्योंकि इसको लिख के दिखाना पड़ेगा ना इस वाले पार्ट का आंसर चौथे का। ठीक है, तो इसको लिख लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें, ठीक है, फिर से कुछ क्वेश्चन है। इस बार हमें बार ग्राफ बनाना है। हर बार बार ग्राफ बनाया होता था और क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन इस बार क्या है, इस बार बार ग्राफ बनाने के लिए डेटा गिवन है, बार ग्राफ हमें बनाना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है, एक्सरसाइज काफ़ी आसान है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट डेटा ऑन द बार ग्राफ। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लास है, ठीक है ना, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, और उन क्लासेस में कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं ये उसका डेटा है। जैसे 5th क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, 6th में इतने, 7th में इतने, इसी तरह से सारी चीज़ें हैं। हमसे इस डेटा के आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और लेकिन क्वेश्चन से पहले एक बात बोली गई है, रिप्रेजेंट डेटा ऑन ए बार ग्राफ। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे डेटा है हमें बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, और पार्ट ए पहले कर लेते हैं बार ग्राफ बनाने से, क्योंकि पार्ट ए में बोला गया हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तुम स्केल कैसे चूज करोगे, मतलब स्केल समझ रहे हो ना, कि मतलब यहाँ पे जैसे पिछला क्वेश्चन था तो एक यूनिट में आपने कितना दिखाया, 100 का गैप दिखाया, यानी 100 बुक्स को लिया है। ऐसे ही जब आप ये डेटा शो करोगे तो एक यूनिट पे, ठीक है, एक यूनिट पे कितना कितना, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाओगे। तो देखो हम स्केल कैसे चुनते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा बस लॉजिक है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप स्केल ऐसा चुनो कि जितना भी ये डेटा है सबसे कम से लेके सबसे ज़्यादा तक वो कवर हो रहा हो। ठीक है, और आसानी से रिप्रेजेंट हो रहा हो। बस इतना याद रखना है कि सारा का सारा ये कवर होना चाहिए, आसानी से रिप्रेजेंट हो जाए। तो जैसे यहाँ पे जो डेटा है आपको दिख रहा होगा 135, 120, 95, 100, 80, 90, 80। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि कोई भी चीज़ देखो सब कुछ 5 के पहाड़े में आती है, सब कुछ यहाँ पे 5 के पहाड़े में आती है। तो अगर आप 5-5 का गैप ले लो तो आप सबको आसानी से दिखा सकते हो, कोई बीच बीच में नहीं आएगा।
सब कुछ, क्योंकि 5 के पहाड़े में आ रहा है। लेकिन अगर 5-5 का पहाड़ा लोगे तो यार 135 तक जाने में आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। आप ऐसे बनाने लगे 5, 10, 15, 20, तो भैया 135 तक पहुँचते पहुँचते आपकी जो कॉपी है वो खत्म हो जाएगी। आप छोटे छोटे गैप लोगे तब भी दिखाना तो आपको पेज में ही पड़ेगा ना, स्कूल जब में आप पेपर में कर रहे होगे तो इसलिए 5-5 का गैप तो ठीक है सही था, लेकिन हम ऐसे बनाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। 10-10 का लोगे तब भी आपको, ठीक है, 135 यानी 140 तक जाना पड़ेगा। 135 तो कहना बीच में आ जाएगा, तो वो भी आपको 14 बार ऐसे करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो 20-20 का गैप ले लो। तो स्केल में हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बना के। स्केल में हम क्या करेंगे, हम स्केल में लिख देंगे 1 यूनिट, ठीक है। मैं क्या दिखा दिया, 1 यूनिट बराबर 20 स्टूडेंट्स दिखा दिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अभी आपको जब मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम स्केल कैसे चूज करेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू 20 स्टूडेंट। हालांकि यहाँ पे ये नहीं पूछा कि क्या स्केल चूज करोगे, सही क्वेश्चन ये है कि हाउ, मतलब कैसे करोगे। तो कैसे करोगे में आंसर आप थोड़ा सा और लिख सकते हो, वी चूज अ सुटेबल स्केल सो दैट ऑल द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी रिप्रेजेंटेड इजिली एंड इन ए एफिशिएंट वे ऑन द ग्राफ। मतलब ये पूछ रहा है कि स्केल चूज कैसे करोगे, ये नहीं पूछ रहा क्या स्केल चूज करोगे। अगर आपने ये लिख दिया तब भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बट सही चीज यही है कि आप ये भी बताओ कि हम वो स्केल क्यों चूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे चूज कर रहे हैं। तो उसका सही आंसर यही होगा कि हम स्केल को कुछ इस तरह से चुनेंगे या सेलेक्ट करेंगे ताकि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा गिवन है सब कुछ आसानी से रिप्रेजेंट हो जाए। इसलिए हम एक यूनिट को 20 स्टूडेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप ये लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा, फिलहाल इतने से भी काम चल जाएगा यार। अब देखो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। क्लास है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, तो जो फिक्स वैल्यूज होती है ना, ठीक है, ये हम ज़्यादातर दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे। यानी कि हमने एक एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस यहाँ पे दिखा दिया भैया क्लास। क्लास कौन कौन सी थी, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। बराबर बराबर गैप पे लोगे, ये आप स्केल से बराबर बराबर गैप पे लेना। यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, अंदाजे से बनाया मैंने, बट आप स्केल है आपके पास, ग्राफ पेपर बनाओगे तो बराबर बराबर गैप लेना। इनके बीच का गैप बराबर होना चाहिए, बार ग्राफ की खास बात होती है। साथ ही साथ सारे बार ग्राफ की चौड़ाइयाँ बराबर होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, ठीक। और यहाँ पे हमने दिखाया नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसके कितने कितने गैप लिया, 1 यूनिट बराबर 20 स्टूडेंट, जो मैंने आपको भी बताया था भाई 20 का गैप लोगे, 20 40 60 80 100 120 140, कम से कम 140 तक होना चाहिए, क्योंकि 135 तक गया डेटा। तो 135 तो 120 और 140 के कहीं ना कहीं बीच में ही तो होगा। क्लियर हो गई बात। आप चाहो तो 10 का गैप लेते, लेकिन थोड़ा और ऊंचा होता। अगर आपकी किताब में जगह है, आप पन्ने के एकदम नीचे शुरू कर रहे हो, आप 10 का भी गैप ले सकते हो और ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतना क्लियर है सर तो आप जरा रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले स्केल लिखना होता है। स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट इक्वल टू 20 स्टूडेंट। और ये 1 यूनिट बराबर 20 स्टूडेंट क्या आपने एक्स पे दिखाया, नहीं, किस एक्सिस पे दिखाया, वाई पे। तो ज्यादा अच्छा रहता है कि हम यहाँ ये भी लिख दें कि किस एक्सिस का स्केल है ये। तो ये स्केल है ऑन वाई एक्सिस। हालांकि जब एक ही एक्सिस पे आपने ऐसे नंबरिंग की है, यहाँ तो क्लास है यार, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो एक ही एक्सिस पे यहाँ पर, तो अगर हम ये एक्सिस ना मेंशन करें तब भी नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। सीधा ये लिख दें 1 यूनिट बराबर 20 स्टूडेंट। बट अच्छा रहता है कि आप इसके लिए मतलब लिखो, क्योंकि कहीं कहीं दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे स्केल सेलेक्ट करने होते हैं, तब वहाँ पे मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि एक्स एक्सिस पे भैया ये स्केल है, वाई एक्सिस पे ये स्केल है, ठीक। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो अगर आप ये एक्सिस ना मेंशन करो तब भी चलेगा। चलो अब रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पहले क्या है सर, पहले यहाँ पे है कि 5th क्लास, क्लास कौन सी है 5th, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 135। ध्यान से देखना, क्लास 5th, क्लास कहाँ है एक्स एक्सिस पे, तो हम 5th वाले पे आएंगे और नंबर स्टूडेंट है 135, यानी यहाँ से 135 तक की हाइट तक जाना है और एक बार बना देना है। अब आप सेलेक्ट कैसे करोगे 135 कहाँ आएगा, उसके लिए जरा ध्यान से सुनना। हमने जो गैप लिया है वो 20-20 का गैप है, और ये 135 5 के पहाड़े में आएगा, तो 5-5 का लास्ट में 5 है ना, पता है ना, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो 5 के पहाड़े में आता है, तो अपने बचपन में सीख लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 10 15 और ये 20, मतलब कितना हो जाएगा, 120 के बाद लिखा है तो 120 से गिनना चालू करो, ठीक है। 120 के बाद 5 यानी 125 130 135 और 140 है ना। तो 135 लेना यानी कि तीसरे वाले की हाइट तक ले लो। देखो 120 से 5 125 130 135 यहाँ आएगा। क्लियर हुई इतनी बात, तो यानी कि इतनी हाइट को हम 135 तक
बोलेंगे। तो ये हो गया 135 का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा शेड वेड कर दो। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा ऐसे शेडिंग कर दो जैसे मैंने किया हुआ है, ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर 135 ये वैल्यू लिखना। आप चाहो तो ये ना भी लिखो तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिख दोगे तब भी चलेगा। क्लियर हो गई बात? ये 135 हो गया। अगला है देखो 6 क्लास में 120, क्लास नंबर 6 मतलब कक्षा 6 और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 120। तो हम क्या करेंगे, 6 वाले पे कितनी हाइट तक जाओगे? 120 तक। 120 तो डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है तो इतनी हाइट तक चले जाओ, मतलब इतनी हाइट तक यहाँ पे हम डायरेक्ट, ये हो गया 6 का। ऐसी 7th में है 95, यहाँ पे देख सकते हो क्लास 7th में है 95। तो क्लास 7th में 95 कहाँ आएगा पहले सोच लो। ठीक है, बहुत आसान है यार, ये 95 कहाँ आएगा? 80 और 100 के बीच में। अब ये 20 का गैप है, 95 5 के पहाड़े में आता है, तो 5 के टुकड़े करो, यहाँ से हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और इस वाले को चौथा गिनेंगे। तो ये 80 है तो ये 85 होगा, ये 90 होगा, ये 95 होगा, यानी कि इस हाइट तक हम चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ये 95 कैसे आया? इसी तरह से ये 90 की हाइट तक बनाना, ये 80 की हाइट तक बनाना, सेट कर देना, हो गया काम। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया सर। पार्ट कौन सा अभी सॉल्व हुआ है? सिर्फ अभी तक सिर्फ ये हिस्सा सॉल्व हुआ है जो सबसे ऊपर था। कौन सा वाला? ये वाला, कि भाई रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दो डेटा को ऑन बार ग्राफ। तो हमने क्या करा, बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और किसका आंसर दिया है कि कौन सा स्केल चुनना था वो भी हमने बता दिया। इतना हो चुका है सवाल, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से नीचे रहते हैं, जैसे पार्ट बी। पार्ट बी में फिर से दो छोटे छोटे पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हमें आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें लिखने का तरीका देखो, देख लो लिखने का तरीका। लिखने का तरीका सर ये होगा कि अगर हम पार्ट बी कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे पार्ट बी, और बी का पहले का आंसर दे रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे बी का पहला, ताकि टीचर को पता रहे ना आपने किसका आंसर लिखा है, पार्ट बी के पहले का। ठीक है ना, सॉल्यूशन 3 है ये। सॉल्यूशन 3 में ए कर चुके हैं, ए तो हमने ऊपर लिख दिया होगा। फिर ठीक, किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है? देख सकते हो 5th क्लास में। ठीक है, तो हम बोलेंगे 5th क्लास हैज़ मैक्सिमम, 5th क्लास हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम किसके पास है साहब? सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 80। किस क्लास में? 10th में। ठीक है, एंड 10th क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। लिख लोगे इतना, इस तरह से लिखना है आपको ये। ठीक, बी का पहला हो गया। अच्छा, अब जब दूसरे हिस्से की बात करोगे तो उसको इस तरह से लिखना है, दूसरा हिस्सा किसका? बी वाले पार्ट का। ठीक है, किस सॉल्यूशन का? 3 का। ये तो खैर आपने शुरुआत में लिख दिया होगा। ठीक है, ये लिखो क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8th क्लास की, इनका रेशो। रेशो मतलब क्या? पहले आप डिवाइड करोगे, जो सिंप्लीफाइड नंबर आएगा वो रेशो में लिख दोगे। ठीक है, तो 6th और 8th, 6th में कितने हैं? 120, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 के हो गए 120। 8th में कितने हैं? 100, तो यहाँ लिख दिया सर 100। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। 2 से काटा 12 को, 2 गुणा में 6 12 होता है, 2 पंजे 10 होता है। 6/5 को रेशो में कैसे लिखोगे? 6:5। तो मतलब ये रेशो आ जाएगा सर। क्लियर हो गई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या था? तीसरा ना। चलो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जो चौथा क्वेश्चन है इसमें बोला गया है दी परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर दी फॉलोइंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका हमें आंसर देना है, लेकिन उससे पहले डबल बार ग्राफ शो करना है। डबल बार ग्राफ का मतलब होता है जब एक ही ग्राफ में हम दो बार ग्राफ बनाएं, ताकि उससे कुछ 2 तरह की इंफॉर्मेशन शो कर पाएं। जैसे यहाँ पे एक बार ग्राफ बनेगा फर्स्ट टर्म के मार्क्स को शो करने के लिए या परफॉर्मेंस को शो करने के लिए, और दूसरा बनेगा
सेकंड टर्म की परफॉर्मेंस को शो करने के लिए। कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार नज़र मारो यहाँ पर कि क्या चीज़ दी गई है। यहाँ पर है सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर है फर्स्ट टर्म के मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, यानी 100 में से इतने 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 सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। ठीक है, सेकंड टर्म में स्टूडेंट ने, ठीक है, इंग्लिश में इतने, मैं हिंदी में इतने, इस तरह से ये मार्क्स दिए गए हैं सेकंड टर्म के। चलो इसका एक बार, ठीक है, बनाते हैं ग्राफ। ठीक, ग्राफ बनाने के लिए पहले तो स्केल हम कितना लेंगे, 1 यूनिट बराबर 10 मार्क्स। क्यों सर? क्योंकि देखो जो भी डेटा गिवन है ना, एक बार मिनिमम मैक्सिमम देख लो। ठीक है, अगर हम 10-10 का गैप ले, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, तो 80, 90, 95 सबसे मैक्सिमम गया, यानी 100 तक बना दें, हो जाएगा, मैक्सिमम 100 है। तो 10-10 का गैप ठीक रहेगा। तो 10-10 का गैप लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, बराबर बराबर गैप पे लेना, ये बना दिया। वाई एक्सिस पे मतलब हमने मार्क्स दिखाया है, और 1 यूनिट बराबर 10 मार्क्स हैं। और एक्स एक्सिस पे हम सब्जेक्ट दिखाएंगे कि भैया इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सब है। ठीक है, ये जो सारे सब्जेक्ट थे। क्लियर हो गई बात? अब क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ठीक है, 2 टर्म्स है यहाँ पे सर, एक है फर्स्ट टर्म, दूसरा है सेकंड टर्म, यहाँ से भी देख सकते हो। तो इन दोनों टर्म्स को हम ना कुछ अलग अलग कलर स्कीम देंगे, ताकि देखने वाले को ये पता रहे कि अच्छा ये वाला ग्राफ फर्स्ट टर्म के लिए है, ये वाला ग्राफ सेकंड टर्म के लिए। तो मैंने क्या किया है सर, यहाँ पे ध्यान से देखो पहले इस चीज को। यहाँ पर ये जो सफेद कलर के बार ग्राफ हैं, देखो सफेद और पीले दो नजर आ रहे हैं ना, तो व्हाइट वाले जो है ना, वो यहाँ लिख रखा है कि ये फर्स्ट टर्म के लिए, और जो येलो वाले हैं, पीले वाले, यहाँ पे देखो लिख दिया है सेकंड टर्म के लिए। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम पेपर में या एग्जाम में ऐसे कलर लेके तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाओगे। तो आप एक काम करना, एक पेन से बनाना, एक पेंसिल से बनाना। पेन और पेंसिल तो लेके जाओगे, तो वहाँ पेन वाले से डब्बा बनाना और शेड कर देना पेन से, और लिखना वहाँ फर्स्ट टर्म, और उसको पेंसिल से सेकंड टर्म। या फिर आपके पास 2 कलर के पेन हो, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक, तब भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ, ठीक है, करके उसको अलग शो करके आओगे। चलो एक बार बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म के ग्राफ की। ठीक है, फर्स्ट टर्म का जो ग्राफ है, इसको व्हाइट कलर से दिखा है। फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में है 67 मार्क्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में आएंगे 67। अब आपको हाइट देखनी आ गई है, 60 और 70 के बीच में 67 कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट यहाँ आता होगा, क्योंकि बीचों बीच 60 और 70 के बीच में आता होगा 65, 66, 67, कहीं ना कहीं यहाँ हाइट आ रही होगी। तो यानी कि इंग्लिश में 67 तक की हाइट गई, ये बन गया फर्स्ट टर्म का इंग्लिश का। चलो इंग्लिश का सेकंड टर्म का भी बना ही लेते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश का ही सेकंड टर्म का अगर मैं बनाना चाहूँ तो कितने नंबर हैं, 70, सेम सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश का है ये, क्योंकि ये भी इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये भी इंग्लिश के ही मार्क्स हैं, बस टर्म अलग अलग है। तो इंग्लिश का भी हम यहीं पे दिखा देंगे, लेकिन इस बार अलग कलर से, यानी येलो कलर से दिखाएंगे। तो 67 है, सॉरी 70 है ना, तो यानी कि ये जो बार ग्राफ की हाइट जाएगी, पिछला वाला 67 पे रुक गया था, यहाँ पे 3 नंबर बढ़ गए सेकंड टर्म में, तो 70 तक हाइट जाएगी। ठीक है, इसको आप व्हाइट से शेड कर दो, इसको येलो शेड कर दो, तो इंग्लिश में यहाँ हो गए 67, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, और यहाँ हो गए 70। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में देखो सर, फर्स्ट टर्म में 72, सेकंड टर्म में 65, तो हिंदी में 72 मतलब 70 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, 72, और सेकंड टर्म में है कितने, 65 ना सर, 65, तो 65 तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट टर्म में ये हाइट गई, सेकंड टर्म में 65 थी, थोड़ी लो रहेगी हाइट। ठीक है, अलग अलग कलर शेड कर देना। इसी तरह से मैथ्स में देखो 88 और 95 है, तो मैथ्स में फर्स्ट टर्म में 88 की हाइट तक जाओगे सर, 88 कहाँ आएगा, 90 से जस्ट थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और सेकंड टर्म में ऊपर तक जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सेकंड टर्म में कितना है, 95 है, तो 95 का मतलब क्या, 100 और 90 के बिल्कुल बीचों बीच 95 आता होगा सर, तो इस हाइट तक जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसी तरह से बाकी के साइंस और सोशल साइंस जो है, ठीक है, साइंस और सोशल साइंस के फर्स्ट और सेकंड टर्म के, ठीक है ना ये,
ठीक है। अब यहाँ ज़्यादा अंदाजा लगाना पड़ रहा है, लेकिन आपके पास जो ग्राफ पेपर होता है ना, उसमें हर एक यूनिट के 10 टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ आप आसानी से गिन सकते हो कि भाई ये 1 2 3 8 9 जो भी है मतलब, ठीक है। तो वहाँ आप और अच्छे से दिखा पाओगे। तो ये हो गया, बार ग्राफ तो बना दिया सर। अब जो क्वेश्चन पूछे थे जरा इनकी बात कर लेते हैं। पहले में बोला गया इन विच सब्जेक्ट हैज द चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड द परफॉर्मेंस मोस्ट, हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में आई है। तो भाई इंप्रूवमेंट कैसे निकाल सकते हो कि भाई कितना कितना गैप आया मार्क्स का डिफरेंस। जैसे फर्स्ट टर्म में 67 थे, यहाँ आ गए 70, तो 3 नंबर बढ़े हैं, यानी कि +3 मार्क्स का डिफरेंस आया। यहाँ पर पहले टर्म में बच्चे क्या आए थे 72, सेकंड टर्म में कितने आ गए 65, नंबर कम हो गए। कम हो गए को आप माइनस से दिखा दो, कितने नंबर कम हो गए सर 7। देखो ना, अगर आपके फर्स्ट टर्म में 72 आए हों और फिर 65 हो जाए तो आपके घट गए नंबर। तो इम्प्रूव किस में ज्यादा हुआ कैसे पता लगेंगे, जिसमें ज्यादा नंबर बढ़े, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 88 है या 95 है, कितने हो गए +7, ठीक है। यहाँ पे 81 से 85 हो गए, 4 नंबर बढ़ गए। यहाँ पे 73 से 75 हो गए, 2 नंबर बढ़ गए। तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुई, सबसे ज़्यादा नंबर देखो +7, ठीक है। यानी सबसे बढ़िया जो इंप्रूवमेंट हुई है उसकी वो किस सब्जेक्ट में हुई है, मैथ्स में। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम बोल देंगे मैथ्स में उसके सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। तो सीधा सीधा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा इन मैथ्स। ये लिख दो सीधा, अगर आपको पूरा नहीं लिखना तो, नहीं तो आप पूरा लिख सकते हो इन मैथ्स चिल्ड्रन हैज़ दी चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट इज द लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। अच्छा मैंने वो मिटा दिया, एक बार मैं फिर इसको वापस चले जाता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा इसका आंसर तो आप लिख लोगे ना इन मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में हुई है। सेकंड में इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, अब सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है, साइंस में, सोशल साइंस में। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है, सोशल साइंस में। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सबसे छोटा नंबर तो ये है यार, इसमें इम्प्रूवमेंट ही कहाँ हुई है। भाई इम्प्रूवमेंट करने का मतलब है बच्चा पहले से कुछ आगे जा रहा है, यहाँ तो पीछे चला गया ना, कम हो गए नंबर, तो ये इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, तो इसको तो हम इम्प्रूवमेंट में गिनेंगे ही नहीं। जिसके नंबर पहले से कम हो जाए उसको इम्प्रूवमेंट में कैसे गिना जा सकता है। तो इम्प्रूवमेंट तो वहीं हुई है ना जहाँ प्लस हुए मार्क्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्लस यहाँ हुए हैं, सबसे कम प्लस 2 नंबर, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में है कि इसका आंसर हिंदी आएगा क्योंकि सबसे कम ये है, तो नहीं सर, ये इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, और हमसे साफ साफ लिखा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट सबसे कम कहाँ हुई है। चलो अब तीसरे में क्या बोला गया, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुई है, बिल्कुल डाउन मतलब कम नंबर हुए पहले से, हाँ हिंदी में हम बोलेंगे यस इन हिंदी, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, यस, ठीक है, डाउन तो हुई है, कहाँ पर, हिंदी में। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात करेंगे इसी वीडियो। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन 5 की, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें हमें डेटा दिया गया है, ठीक है, कंसीडर, और बोला गया कंसीडर दिस डेटा कलेक्शन फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी, जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है फेवरेट स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके नीचे यहाँ पर, ठीक है, ये जो डेटा है ये कि कितने लोग उसको वॉच करते हैं, मतलब इन स्पोर्ट्स को कितने लोग देखते हैं, ठीक है ना, वो डेटा इसके सामने है। और कितने लोग उस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं या उस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। और उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं 3 पार्ट में। पहले पार्ट में बोला गया है कि भाई एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है ना, एक सूटेबल स्केल के साथ। उसके बाद तुम क्या इन्फर करोगे इस बार ग्राफ से, ठीक है, इस तरह से सेकंड और थर्ड, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है कि एक डबल बार ग्राफ बनाना है, अप्रोप्रिएट स्केल लेके पहले डबल बार ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो डबल बार ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक सूटेबल स्केल लोगे, तो जो भी आपको डेटा दिख रहा है, ठीक है, अगर आप 100 का गैप ले लो तो सब कुछ आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 1300 तक जाएगा, क्योंकि 1240 गया है तो इससे आगे तक जाना पड़ेगा 1300 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई स्केल पे 100 का गैप लेंगे, 100, 200, 300, इस तरह से ये हो गया 1300, ठीक। अब चूंकि ये क्रिकेट है उसके सामने 1240 लिखा है, इसका क्या मतलब है
कि भाई क्रिकेट को देखने वाले 1240 है। देखने वाले कौन होंगे? लोग, यानी पीपल, ठीक है। या इसी तरह से पार्टिसिपेट कितना करते हैं क्रिकेट में? 640। तो मतलब ये जो नंबर है ना, ये नंबर ऑफ पीपल है, क्योंकि लोग ही तो देखेंगे यार क्रिकेट, और लोग ही तो पार्टिसिपेट करेंगे क्रिकेट में। तो मतलब जो ये नंबर हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये क्या है? ये नंबर ऑफ पीपल है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जब हमने ये 100 गैप बना लिया, तो एक्स एक्सिस पे हमें ये जो भी गेम्स हैं उनके नाम लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, ठीक है ना, ये सब लिख दो। अब क्या करना है? बस ग्राफ बना देना है। लेकिन क्योंकि डबल बार ग्राफ है और इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है देखने वाले लोगों का डेटा और एक है पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का डेटा, तो इनको हमें अलग अलग कलर स्कीम वगैरह देनी पड़ेगी भाई। तो मैंने क्या किया, वॉच करने वाले लोग जो हैं, ठीक है ना, उनका जो वाइट शेडेड वाला बार ग्राफ है उनके लिए है, और जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया है? जो अंदर से येलो है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें मेंशन करना पड़ेगा। स्केल जो हमने लिया 100 का, वो हमें लिखना पड़ेगा भाई, जो स्केल है वो 1 यूनिट का मतलब है 100 पीपल। क्लियर हो गई बात? तो इतना तो तामझाम आपको शुरू में करना ही पड़ता है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, क्रिकेट जो है, ठीक है ना, वॉच कितने लोग करते हैं? 1240, और पार्टिसिपेट कितने करते हैं? 640। तो पहले वॉचिंग में आ जाओ सर, ठीक है। वॉचिंग मतलब ये वाइट वाला पोर्शन, ठीक, कितने हैं? 1240। तो 1240 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। कैसे पता लगा? देखो 1200 और 1300 के जस्ट बीचों बीच आता होगा 1350। 1350 से हल्का सा नीचे क्या आएगा? सॉरी 1350 नहीं, 1250, ठीक है। 1200 और 1300 के जस्ट बीच में आता होगा 1250 यानी 1250, और उसके हल्का सा नीचे 1250 के हल्का सा नीचे कितना आएगा? 1240, ठीक है। जो आपका ग्राफ पेपर होता है उस पर हर एक यूनिट में 10 टुकड़े होते हैं ऐसे करके, है ना। तो 1210, 1220, 1230, 1240, ऐसे आप वहाँ पे और अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो। तो ये हो गया 1240, ठीक है ना। उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर 620 है। तो मतलब पार्टिसिपेट करने वाले लोग कितने हैं? 620। 620 कहाँ आएगा? देखो 600 यहाँ पे है, 700 यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि 20 की बात कर रही है तो 20 का गैप अगर सोचो तो 5 गैप बनेंगे। 20 पंजे 100 होता है ना, तो 20, 40, 60, 80, फिर 700, यानी 620, 640, 660, 680, फिर 700, इस तरह से आएगा। 620 मतलब ये पहला, ठीक है, कितने हाइट तक आ रहा है? इतने हाइट तक। तो ये जो हाइट हो गई है 620 की, ठीक है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो यार, ठीक है। नहीं तो बराबर बराबर अगर 10 टुकड़े भी कर दो, ठीक है ना, इतने टुकड़े ना करो, तो 10, 20, 30, 40 तरह से भी 20 वाली हाइट जो यहाँ पे आएगी 620 वाली। क्लियर हो गया? पहला हिस्सा क्लियर हो गया। सेकंड में क्या? सेकंड में 470, 320। तो यहाँ पे 470 की हाइट, 470 मतलब 500 से थोड़ा सा नीचे, 10, 20, 30 करोगे 470, 470 इतने हाइट के आसपास आएगा कहीं, ठीक है। तो ये हो गया 470, और उसके बाद कितना था? 320, ठीक है। तो ये देखो ये 320 की हाइट तक आ जाएगा, 470 और 320, क्योंकि यहाँ पे देखो 310, 320, 330 तरह से चलेगा, तो इतना आएगा करीब करीब, ठीक है। अब देखो क्योंकि यार ये बोर्ड में बना रहा हूँ ना, तो उतना अच्छे से, ठीक है ना, सब कुछ नहीं हो पा रहा है, बट आप अगर ग्राफ पेपर में बनाओगे ना तो सारी हाइट्स एकदम एक्यूरेटली दिखा पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से स्विमिंग में आ जाओ। स्विमिंग में कितना है? ठीक है, स्विमिंग में कितना है? देखो सर, स्विमिंग में है 510, कौन सा कलर ले लिया, ठीक है, 510 वॉच करने वाले और 320, ठीक है, पार्टिसिपेट करने वाले। तो यहाँ से 510 यानी 500 से हल्का सा आगे 510 जाएगा, जो कि इस हाइट पे आएगा, और 320 तो पिछले वाले की हाइट थी, मतलब इतने हाइट बराबर बना दो, क्योंकि इससे पिछले वाला भी तो 320 ही बनाया था हमने, तो अलग से फिर क्यों नापना जोखना, ठीक है। ये हो गया। ऐसे अगला है 430, 250, फिर 250, 105, ठीक है। तो ये देखो 430, 250, ठीक है, फिर अगला क्या है? 250, 105 एथलेटिक्स, ठीक है। तो ये सारा, क्योंकि अगर आप शुरू से वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम बनाते हैं। तो ये हो गया सर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन भी पूछें इसके अलावा भी, यानी पार्ट 1 के अलावा भी। हालांकि पार्ट 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि पार्ट 1 में 2 बातें थी। एक तो हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना था, दूसरा था कि भाई तुम क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हो इस बार ग्राफ से। तो हम ये बोलेंगे कि दिस, ठीक है, या फिर ये जो बार ग्राफ या डेटा है, ठीक है, दिस बार ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ
पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग और वॉचिंग देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। ठीक है, ये आप लिख लेना। ठीक, मतलब कि लोगों का फेवरेट स्पोर्ट क्या है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग उसको, ठीक है, सिर्फ वॉच कर रहे हैं, यही डेटा तो दिखाता है ये। क्लियर होगी बात। दूसरे में क्या है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है। ठीक है, देख लो, खेलने वाले लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कि इसमें देखोगे तो ये है, सॉरी, वो वॉच करने वाले लोग। ठीक है, वॉच करने वाले लोग सबसे ज़्यादा किसमें हैं, इसमें है। ठीक, और खेलने में भी देखोगे, खेलने वाले लोग में ये सारा डेटा है। सबसे ज़्यादा क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट ही तो सबसे पॉपुलर हुआ, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, पहला दूसरा समझ में आ गया। तीसरे में क्या है, विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, देखना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं या पार्टिसिपेट करना। तो इस डेटा के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से, ठीक है, वॉच करना लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि खेलने के लिए टाइम चाहिए होगा, सब उतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, लेकिन देखने के लिए जब भी थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का टाइम मिला, ठीक है ना, आपने टीवी वगैरह में या कहीं भी, ठीक है, देख लिया, तो वॉचिंग इज मोर प्रेफर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 6 सही से बोला गया है, टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। मतलब टेबल 3.1 है आपकी एनसीईआरटी में, हालांकि बहुत सारी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें टेबल ही मिसिंग है, बच्चे ढूंढ रहे हैं कि टेबल कहाँ है। ठीक है, लेकिन जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी ना, उसमें ये टेबल थी, अभी शायद वो लोग प्रिंट करना भूल गए। बट ये जो टेबल है ना 3.1, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी जिसके पास है उसके पास पक्का मिल जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल है, ये टेबल क्या दिखाती है, अलग अलग सिटीज़ है, जैसे अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, ढिंका फलाना। ठीक, और इनका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिखाया गया है। जैसे अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम है 29 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से बाकी चीज़ों का है। तो ये जो टेम्परेचर है ना, ये हमें, ठीक है ना, शो किए गए इस टेबल में। और सबसे पहले बोला गया है कि भैया एक डबल बार ग्राफ बना दो, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर दे दो। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ बाद में बनाएंगे। ठीक है ना, पहले ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। ठीक है, बार ग्राफ बनाए बिना भी मिल जाएंगे। क्या बोला गया, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन दी मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। कौन सा डिफरेंस सर, लार्जेस्ट डिफरेंस। तो एक बार देखते हैं कि जो ये सिटीज़ हैं, ठीक है ना, इसमें कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, लार्जेस्ट और, ठीक है, लोवेस्ट, मतलब लीस्ट। ठीक है, क्योंकि लीस्ट भी एक पार्ट में पूछा हुआ है, तो यहाँ मैं सीधा डिफरेंस लिख दे रहा हूँ इसी पे, अलग से टेबल कहाँ बनाऊंगा यार। ठीक है, तो कितने कितने का गैप आ रहा है। देखो यहाँ पे अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम है 29 डिग्री सेल्सियस। कितने का गैप आया, ठीक है, 29 और 9 38 होता है, 29 + 9 38 आ जाता है, यानी इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 डिग्री। तो 9 डिग्री सेल्सियस का गैप आया यहाँ पे। अमृतसर की बात करूँ सर, तो अमृतसर में क्या हुआ है, 37 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 37 और 26 में कितने का गैप आ जाएगा सर, 11 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, 26 + 10 करोगे 36, और एक और ज़्यादा यानी कि 11। ठीक है, बेंगलोर की बात करें तो 21 और 7 28 हो जाता है, यानी 7 डिग्री का गैप आ रहा है। ठीक है, चेन्नई की बात करें तो 36 है, वो 27 है, 3 और 6 9 डिग्री का गैप आ रहा है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो 28 38 सीधा सीधा 10 डिग्री का गैप आ रहा है। जयपुर की बात करें तो 39 29 सीधा सीधा 10 डिग्री का गैप आ रहा है। जम्मू की बात करें तो 41 26 यानी 4 10 और 1 यानी कि 14 हो गया। ठीक है, 4 10 15 हो गया। ठीक है, 15 डिग्री का गैप आ रहा है सर। मुंबई की बात करें तो 27 5 32 होता है, नहीं 5 डिग्री सेल्सियस का गैप आ रहा है सर। अब हमसे क्या क्या पूछा गया उसकी बात आराम से बता सकते हैं हम। इसने पूछा था कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस शहर में, तो आपको जम्मू में दिख रहा होगा। जम्मू में कितने का गैप आ रहा है सर, 15, और किसी के बीच में डिफरेंस 15 या उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हो गया जम्मू, तो यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर हो गया जम्मू। ठीक है, जम्मू में सबसे ज़्यादा गैप है। दूसरे में क्या बोला है, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कूलेस्ट सिटी। सबसे हॉटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है, गर्म शहर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा गर्म के लिए आप मैक्सिमम टेम्परेचर देखोगे। मैक्सिमम में भी किसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, तो 38 39 40 41 देखो, 41 से तो ज़्यादा हॉट कोई नहीं गया, तो इसका मतलब है हॉटेस्ट सिटी इस डेटा के हिसाब से जम्मू होनी चाहिए, इस डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो हॉटेस्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, हॉटेस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
ठीक है इसका, ठीक है जो हॉटेस्ट सिटी है वो कौन है, जम्मू। और क्या पूछा था, कोलेस्ट भी पूछा ना सर, हाँ कोल्डेस्ट, ठीक है कोल्डेस्ट कौन सी है, देखो कोल्डेस्ट मतलब क्या, मिनिमम टेम्परेचर, भाई जितना कम होगा उतना ही ठंडा होगा वो, ठीक है। तो कोलेस्ट कौन सी है, ठीक है इसमें से चेक करोगे तो कितना 21 नजर आएगा, 21 नजर आएगा। क्या 21 से छोटा कहीं भी कुछ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये किसका है, बेंगलोर का, ठीक है। तो जो बेंगलोर है, ठीक है वो सबसे कोलेस्ट है, ठीक है। तो बेंगलोर लिख लेना यहाँ पे कोलेस्ट में या कोल्डेस्ट में, ठीक है। आगे क्या पूछा है, सेकंड हो गया। थर्ड में क्या पूछा है, नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। हमें 2 सिटी ऐसे लिखनी है, याद रहे 2 सिटी जिसमें किसी एक का मैक्सिमम भी बाकियों के मिनिमम से कम हो, ठीक है ना, एक का मैक्सिमम कम हो बाकियों के मिनिमम से। देखते हैं जरा, देखते हैं सर एक बार। तो मैक्सिमम कम होना चाहिए मिनिमम से, तो मैक्सिमम देखो सबसे कम किसका है, वहीं से कुछ क्लू मिलेगा। मैक्सिमम सबसे कम 28 नजर आ रहा है बेंगलोर का। अब इसका मैक्सिमम किसी दूसरी सिटी, कम से कम 2 नाम ऐसे ढूंढो जिनके मिनिमम से भी कम हो। तो 28 वाला देखो मिनिमम कहाँ नजर आ रहा है, देखो इसको देखो, इसको देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद के मिनिमम से भी कम है, और बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर के मिनिमम से भी कम है, ठीक है। तो कौन सा हिस्सा कर रहे थे हम, ये थर्ड में हम यहाँ लिख सकते हैं सीधा सीधा, थर्ड पार्ट में हम लिख सकते हैं कि भैया मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर ही था ना, हाँ ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर इज लेस देन कौन कौन सी सिटी है, अहमदाबाद, एंड जयपुर, ठीक है। क्योंकि हमसे पूछा था कि ऐसी सिटी का नाम बताओ जिसका मैक्सिमम बाकी दो के, किसी किन्हीं दो के मिनिमम से कम हो। जैसे 2 जोड़े बना दो, तो एक जोड़ा बन जाएगा बेंगलोर अहमदाबाद, एक बन जाएगा बेंगलोर जयपुर, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथे में क्या पूछा है साहब, चौथे में पूछा है नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम। लीस्ट डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस कितना था, 5 डिग्री, ठीक है। 9 डिग्री, 11 डिग्री, 7 डिग्री, 5, मुंबई, ठीक है। तो किस सिटी में लीस्ट डिफरेंस है सर, मुंबई। क्लियर हो गया इतना। अब एक ही चीज रहेगी इस क्वेश्चन में, डबल बार ग्राफ बनाना। तो ये को देखो यार, ये जो टेबल है ना, इसमें इतनी सारी सिटीज हैं, उनका मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ अगर बनाऊंगा ना तो सारा खिचड़ी पक जाएगा। तो इसलिए अलग से इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है, अलग से बना के। ये आप स्क्रीनशॉट देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम का, ठीक है ना, किस तरह से आप, ठीक है, डबल बार ग्राफ बना सकते हो। सूटेबल स्केल लेना, इनको दिखा देना, मैक्सिमम को एक कलर स्कीम से और मिनिमम को एक अलग कलर स्कीम से, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया, ठीक है, ये चैप्टर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी ये चीज़ें सारी, ठीक है। इसके अलावा एक बार फिर से याद दिलाता चलूँ कि अगर आपको साइंस में कोई भी दिक्कत है, साइंस में कोई भी दिक्कत है, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। साइंस का मास्टर कोर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी के सारे लेक्चर्स एक्सप्लेन किए हैं, प्राइस भी बहुत कम है, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।